हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th का एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है व्रत। व्रत का ये पहला वीडियो, यानी कि आपकी प्रश्नावली 10.1 का इंट्रोडक्शन भी है और सब बेसिक जानकारी लेंगे आज व्रत के बारे में। इसके बारे में सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए क्लास 9th के लिहाज से, उन सभी बातों पर गौर करेंगे। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप जानते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी जो आप बिल्कुल नहीं जानते। वो सारी बातें अब आ जाएंगी। जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, जो कमजोर हैं उसको पक्की हो जाएंगी, और जो नहीं जानते उनको जानने लग जाओगे। ठीक है, तो आज इस व्रत वाले चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लो कि व्रत क्या है। बेसिकली आपके आसपास बहुत सारी आकृतियां व्रत जैसी दिखाई देती हैं। जैसे आपके साइकिल का पहिया एक व्रत है, और हाथ में चूड़ी, किसी ने कड़ा पहना वो भी एक व्रत है ना। गोल, ठीक, मतलब आपको पहचान तो है ना व्रत क्या है। वो छोटी क्लासेस में ही से पढ़ाई जाती है कि आकार, ये वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है। तो व्रत जो है आपके पास में गोल वाला जो व्रत होता है इस तरीके का, है ना, ये आपका एक व्रत होता है ना। पुरकार की सहायता से बनाया जा सकता है ना आपके पास में। तो ये तो आप जानते ही हो व्रत क्या है। लेकिन अगर कोई पूछ ले डेफिनेशन व्रत की, क्या पूछ ले कि व्रत की डेफिनेशन क्या है, व्रत होता क्या है। मीन्स सर्कल जो है आपके पास में, ये सर्कल है क्या चीज, है ना आपके पास में। सर्कल सी आएगा ना, सर्कल, हाँ सर्कल है क्या चीज। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अपनी ही डेफिनेशन बनाते हैं, ज्यादा हम किताबों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक्स होती हैं वो अपनी समझ से ही बना लेनी चाहिए। अगर व्रत की डेफिनेशन बनाई जाए तो मेरा मानना इस तरीके से रहेगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर कोई मेरे पास में एक फिक्स पॉइंट है, सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है। स्थिर मतलब एक फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु, ठीक है आपके पास में। और इस स्थिर बिंदु से मैं कोई और भी बहुत सारे बिंदु लूं इसके चारों तरफ, बहुत सारे बिंदु इसके चारों तरफ लूं, पॉइंट्स लूं, और वो सारे पॉइंट्स इससे समान दूरी पर हों। सपोज कर लो मैं एक निश्चित एक स्थिर, एक नियत मतलब एक कांस्टेंट, है ना, एक कांस्टेंट दूरी लेकर के चलता हूं आपके पास में, कांस्टेंट दूरी। सपोज कर लो मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली। कितनी ले ली? 3 सेंटीमीटर। और मैं क्या कर रहा हूं, इस स्थिर बिंदु से 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट्स बनाते जा रहा हूं। यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने ये पॉइंट बना लिया, फिर 3 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पे एक पॉइंट बना लिया। मतलब समझ पा रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर है। ऐसे ही मैंने यहां पे एक पॉइंट बना लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर है। इस बीच में भी कहीं एक पॉइंट होगा, वो भी 3 सेंटीमीटर पे है, यहां पे भी 3 सेंटीमीटर पे है। ऐसे यहां पे कोई पॉइंट बना, वो भी 3 सेंटीमीटर पे, यहां पे कोई पॉइंट बना, वो भी 3 सेंटीमीटर पे, यहां कोई बिंदु, वो भी 3 पे। ऐसे ये 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे करके। और आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया जाए, अभी तो आकृति आपको बड़ी खिचड़ी बनाई दिखाई देगी है, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं आपस में, तो एक आकृति मिलती है आपके पास में, वो ही हमारा व्रत होती है बेसिकली, है ना। तो देसी भाषा वाली जो डेफिनेशन बनाए हम अपने हिसाब से, वो बनेगी कि किसी जो व्रत होता है वो ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, संग्रह। ऐसे बिंदुओं को अगर हम एक साथ रख लें जो किसी एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर हो, तो उन बिंदुओं के कलेक्शन को हिंदी में कहते हैं संग्रह, इकट्ठा करने को हम लोग ऐसे बिंदुओं के कलेक्शन को व्रत कह देंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि व्रत जो है उन सभी बिंदुओं का, उन सभी बिंदुओं का संग्रह, मैं संग्रह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अंग्रेजी में से कलेक्शन कहेंगे। कलेक्शन है ना, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ऐसे बिंदुओं को इकट्ठा कर लूं। उन सभी बिंदुओं का संग्रह जो किसी ठीक है ना आपके पास में, जो किसी एक स्थिर बिंदु से ठीक है बेटा, बिंदु से एक निश्चित दूरी पर हो। ये नियत शब्द लगा लो या फिर निश्चित भी लिख सकते हो आप, निश्चित शब्द भी ले सकते हो आप, है ना आपके पास में।
स्थिर बिंदु से एक नियत या फिर कांस्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं नियत दूरी पर, ठीक है नहीं, स्थित हो, है ना, स्थित हो। उन सभी बिंदुओं के संग्रह, उन सभी बिंदुओं का संग्रह, उन सभी बिंदुओं का संग्रह, है ना, का संग्रह जो किसी एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। वृत्त यानी कि सर्कल कहलाता है। तो वैसे कोई पूछता नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है नहीं, लेकिन पेपर के अंदर ना पूछने वाले, लेकिन हमारे रिश्तेदार आसपास के लोग बड़े शैतान टाइप होते हैं, वो जरूर पूछ लेते हैं वृत्त बताओ क्या है। ये है व्रत, आप कहोगे गोला बना के दिखाओगे ये है व्रत, क्या डेफिनेशन बताओ। उनसे उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि यार कि ये व्रत की समझ रखता है या नहीं रखता, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इतना कि कहीं ना कहीं ये फंस जाए, और हम ऐसा करेंगे नहीं कि हम फंस जाए कहीं। तो हमने एक डेफिनेशन भी तैयार कर ली ऐसे मामा चाचा फूफा को बताने के लिए कि ये आपकी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा एक बात सुने, और ये जो नियत दूरी है, निश्चित दूरी है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं? त्रिज्या। जो ये है ये 3-3 सेंटीमीटर है सारी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन होगी सब में सेम, है ना, होगी सब में सेम। तो ये जो दूरी है ना, ये जो हम नियत दूरी की बात कर रहे हैं, ये वाली नियत दूरी, यही हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो डेफिनेशन, अब खेल शुरू हो गया। और वृत्त की त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस, है ना, आपके पास में। और जो आपका ये स्थिर बिंदु था, ये वाली एक चीज थी स्थिर बिंदु डेफिनेशन के अंदर, ये स्थिर बिंदु आपका केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर, है ना, आपके पास क्या कहलाता है? सेंटर। तो इस डेफिनेशन से हमने दो चीजें भी सीख ली, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो बचपन की बातें थी, अभी आगे की बातें करते हैं। और आगे की बातें, कुछ पद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ हम ऐसी बातें पढ़ेंगे इसमें जिनको सीखना आवश्यक है। एक एक मैं लिखूंगा, एक एक को क्लियर करता चलूंगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर दिया कि सेंटर इसका केंद्र है, और वो बता दिया मैंने कि जो फिक्स पॉइंट है वो केंद्र होता है। केंद्र के बारे में ज्यादा जानकारी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा और भी, है ना। दूसरा पॉइंट के वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या छोटा करके लिख लेता हूं मैं, त्रिज्या क्या होती है। और त्रिज्या की भी जानकारी मैंने आपको दे दी कि रेडियस क्या होता है, वो नियत दूरी जिस मतलब जो स्थिर बिंदु है उससे जो हमारे बाहर वाला जो आ रहा वो बनेगा सर्कल। भाई ये सर्कल बनेगा ना, ये वृत्त बनेगा। मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन समझाऊंगा जरूर। कैसे कि ये नियत दूरी कौन सी दूरी थी कि फिक्स पॉइंट से एक सर्कल, एक फिक्स पॉइंट से एक बिंदु की दूरी, है ना, जो रेडियस होगी आपके पास में, ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरा जो पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, रेडियस के बाद इसके अंदर तीसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि जीवा क्या होती है। एक जीवा भी एक चीज होती है, जीवा। जीवा को अंग्रेजी में क्रोड कहते हैं, है ना, आपके पास में। जीवा के बाद में हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, हम लोग आज बात करेंगे इस संबंध में, व्यास क्या होता है, ठीक है ना। व्यास क्या होता है? व्यास नहीं, व्यास। व्यास को कहते हैं अंग्रेजी में डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है, आपके पास में डायामीटर कहते हैं। नंबर 5 पे हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि चाप क्या होता है। और चाप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में इसको आर्क कहते हैं, और इसको भी क्लियर करेंगे क्या होता है। फिर हम लोग छठा पॉइंट एक पढ़ेंगे इसके अंदर, आज बात करेंगे उस संबंध में, और वो होती है परिधि क्या होता है, परिधि, है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है, और इसको अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में सरकमफेरेंस, फेरेंस, ठीक है, आपके पास में। और 7वें पे पढ़ेंगे हम लोग वृत्त का एक और हिस्सा होता है वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड क्या होते हैं, इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसको सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट, है ना। और 8वीं बारी पे हम लोग पढ़ेंगे
त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th में बहुत जरूरी चीज है, क्लास 10th के लिहाज से, है ना, इसको सीखना जरूरी है। त्रिज्या खंड क्या है, ये दोनों चीजें नीचे वाली, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 फटाफट इनको क्लियर करते हैं, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं होना, इन्हीं बातों को समझना है। आई थिंक केंद्र आपको बता चुका हूं, ये फिनिश हो गया। त्रिज्या आपको बता चुका हूं। जीवा पे आते हैं। किस पे आते हैं, जीवा पे। अब जीवा को लेकर के बात ऐसी है कि अगर सपोज कर लो कोई मेरे पास में एक वृत्त है, और ये एक वृत्त है, क्या ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है मेरे भाई, ये वृत्त का केंद्र है। और अगर मैं इस वृत्त के ऊपर कहीं 2 पॉइंट्स ले लूं, जैसे कर लो एक पॉइंट ये मैंने P ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये Q ले लिया, एनीवेयर कहीं भी ले सकते हो, जरूर नहीं नीचे की तरफ ही लें, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैं मिला दूं तो एक लाइन मिल जाती है आपके पास में, एक लाइन मिल जाती है। और ये लाइन मेरे भाई क्या है, यही हमारी जीवा है। ये जो PQ है इस चित्र के अंदर, जो PQ है यही हमारी जीवा है, और जीवा को अंग्रेजी में करोड़ कहते हैं, याद रखना है बहुत अच्छे से। करोड़ वाला सिस्टम जीवा आपको क्लियर हो गई, जीवा क्या है। अब हम बात करते हैं डायमीटर क्या है, व्यास क्या है। व्यास इसी का भाई है। अगर ये 2 पॉइंट्स में यहां ना लेकर के यहां पे ले लूं, बिल्कुल टॉप में P एंड Q यहां पे ले लूं, एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जा रही, ये केंद्र है ना, इस केंद्र को O कह दूं मैं, एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जा रही वो कहलाएगी व्यास। मतलब अगर हम बात करें बेसिकली जीवा तो हो गई हमारे पास में PQ, है ना, तो व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो सकती है। कैसे, कि अगर हम लोग कोई वृत्त ले लें दूसरे वाला, और मैं इसमें जीवाएं बनाता जाऊं, एक जीवा ये बना दी, 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 एक जीवा ये, एक जीवा ये, एक जीवा, तो बीच में जो जीवा सबसे आपके पास में आएगी, जो केंद्र से होके जाएगी, वो जीवा सबसे लंबी होगी, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि उससे ऊपर भी छोटी होती चली जाएगी, उसके नीचे भी छोटी होती चली जाएगी। तो इस संबंध में ये बात हो सकती है कि जो व्यास है, बेसिकली व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी है ना, आपके पास में जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। या ये भी कह सकते हैं, इसका एक नाम और हो सकता है, एक चीज और इसके बारे में बात कर सकते हैं कि व्यास केंद्र से जाने वाली जीवा है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं व्यास के संबंध में है कि व्यास क्या है। व्यास बड़ी अच्छी चीज है, इसका काम बहुत है। और अगर आप ध्यान दें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज मैं भूल गया बताना, जो त्रिज्या होती है बेसिकली उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, R से प्रदर्शित। तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक की O से Q वाली या O से P वाली, ये R होगी, ये तो त्रिज्या होगी ना, ये वाली दूरी जो होगी R ही ये है, क्योंकि P की भी दूरी O से फिक्स है ना, डेफिनेशन कहती है। तो R हमारे जुड़ेंगे जब आपस में, तो ये R जब जुड़ता है तो आपका आ जाता है 2R, और ये 2R ही हमारा व्यास बनता है। अगर व्यास की लंबाई की बात करें, व्यास की डेफिनेशन नहीं, व्यास की लंबाई कितनी होती है, तो वो त्रिज्या का डबल होती है। और ये बच्चे जानते हैं, बहुत बच्चे जानते होंगे जो ठीक ठाक अपना हाथ रखते हैं, 7-8 में जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई करी होगी उनको ये चीजें पता है ना। चलिए, अब व्यास संबंधित जो बात थी वो हो गई है। आई थिंक अब व्यास से आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं चाप की तरफ। बोर्ड पे थोड़ा घिचपिच हो गया, तो मैं आई थिंक ऊपर वाला अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं कुछ चीजें जो है डिस्कस करूंगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे जो मैंने पहले लिखा था आपके सामने, ठीक है बेटा। अब बेसिकली हम लोग चलते हैं चाप की तरफ। अगर चाप की बात करें तो सपोज कर लो मेरे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, और जिसका केंद्र हमारा O है ना, और इस वृत्त के ऊपर कहीं मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। सपोज कर लो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, आपका सर नीचे ही ले रहे हो, कोई बात नहीं, एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, क्यों, तो अभी मैंने इसको जब मिलाया था तो मेरी क्या मिल के आई थी, मुझे क्या मिल गई थी, जीवा मिल गई थी। तो PQ तो हमारी होती है जीवा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसके बारे में तो हम ज्यादा बातचीत अब नहीं करेंगे, है ना।
आपके पास में, और जीवा से ही रिलेटेड हमने फिर व्यास पढ़ा है। लेकिन अगर हम लोग पी को क्यों से ऐसे ना मिला करके सीधा ऐसे देखें, ऐसे जा करके ये, तो ये हिस्सा ऐसा ऐसा हिस्सा आपको प्राप्त होता है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ऐसा कुछ मिलेगा ना। अगर मैं इसे काट के साइड में निकाल लूं, तो ये जो आपके पास में ऐसा घुमावदार जो हिस्सा है पी से क्यू के बीच की दूरी के बीच का जो इस तरीके से रास्ता बन रहा है, ये वाला, ये कहलाता है चाप, ये कहलाता है चाप। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। इस आर्क की खास बात यह है और बहुत जरूरी बात यह है कि ये दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है लघु चाप, ठीक है ना, एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है दीर्घ चाप, ठीक है। अंग्रेजी में लघु चाप को माइनर एक्सिस माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है, ARC आर्क, इसे भी स्मॉल ही लिख लो, है ना आपके पास में। इसको मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है ना आपके पास में, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। तो ये क्या है? चाप दो प्रकार के होते हैं। देखो अगर ध्यान से देखा जाए कि हमने इस वृत्त के ऊपर 2 पॉइंट लिए हैं, एक तो ये छोटे वाला हिस्सा बन रहा है, लेकिन कोई कहेंगे ना जी मैं तो इधर को घूम के जाऊंगा, ये ऊपर की तरफ ये वाला भी तो हिस्सा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये होगा दीर्घ चाप। कौन सा? दीर्घ चाप, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला छोटा हिस्सा है ये होगा लघु चाप। क्या होगा? लघु चाप। तो ध्यान देना है, बस लघु और दीर्घ को समझ लेना है कि लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है ना। तो इस संबंध में एक बात और आप समझ लें जो यहां नहीं लिखी है, साथ में यहां आ सकती थी। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ी जा सकती है और वो होती है आपका अर्धवृत्त। क्या होता है अर्धवृत्त? ठीक है ना, अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, SIR, ठीक है, नहीं सर्कल, ठीक है। तो मुझे लगता है लघु और दीर्घ चाप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं लघु दीर्घ को, है ना, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है एक्चुअली, किससे? चाप से, चाप से। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये चाप वाले बिंदु, अगर ये चाप वाले बिंदु जो मैंने लिए हैं पी और क्यू, यहां ना लेकर के मैं यहां ना लेता, मैं इसको हटा दे रहा हूं पूरे को, मैं ये सब हटा दे रहा हूं। ये पॉइंट मैंने यहां पे कोई व्यास है ना आपके पास में, उस व्यास के सिरों को कह दिया मैंने, व्यास के सिरों पे ले लिए 2 पॉइंट्स। तो आप देख पा रहे हैं अब ये जो व्यास है इस सर्कल को 2 हिस्सों में तोड़ रहा है, एक चाप ऊपर है, एक चाप नीचे है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों बराबर हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये 2 अर्धवृत्त हैं। क्या हैं? अर्धवृत्त हैं, आधे वृत्त हैं। शुद्ध हिंदी में बात करें तो आधे वृत्त हैं। अंग्रेजी में सेमी सर्कल कह सकते हैं, सेमी सर्कल कह सकते हैं, है ना आपके पास में सेमी सर्कल है, ठीक है। ऊपर वाला भी सेमी सर्कल और नीचे वाला भी सेमी सर्कल कब बनते हैं? जब हम लोग जो बिंदु लेते हैं वो व्यास के सिरे ले ले हैं। ये व्यास के सिरे ही तो है मेरे भाई। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक आपको चाप भी क्लियर हो गया होगा। चाप के बाद हम लोग परिधि की बात करते हैं, परिधि क्या है और परिधि को भी समझते हैं भाई। अब अगर देखा जाए, ये कोई व्रत है, ये कोई व्रत है, इसका केंद्र जो है ये O है। तो बेटे ये जो आपकी बाहर वाली बाउंड्री है जिसको माप लिया जाए, ये कितना है, कितने सेंटीमीटर की ये होगी, बात समझ रहे हो? सपोज कर लो मैंने यहां से इसको काट लिया, तार ही तो है, उस तार को ऐसे सीधा करके यूं कर लिया, फिर पटरी से नाप लिया कि ये तो 15 सेंटीमीटर की है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसकी ये जो परिधि है, परिधि जो है, परिधि है ना आपके पास में, अंग्रेजी में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस, फेरेंस, ठीक है बेटा, सरकमफेरेंस कहते हैं। परिधि जो है सीधी बात है बाहरी माप से संबंधित है, बाहरी माप, है ना। या फिर इसको हम लोग कई बार ये भी कह देते हैं कि वृत्त का परिमाप है, ये वृत्त का परिमाप, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों ने आयत का परिमाप पढ़ा है, वर्ग का परिमाप पढ़ा है, बाहरी माप को ही तो जोड़ देते वहां भी आपके पास में, यह कितनी है ये बाउंड्री इसकी, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है, ये होती है। इसके लिए एक बात याद रखें, और इसका इस्तेमाल अभी तो नहीं होगा, लेकिन मेंसुरेशन के जब क्वेश्चंस करेंगे तो परिधि जो होती है, परिधि जो होती है आपके पास में बेटा, वो 2πr के बराबर होती है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है या r इकाई है तो उसकी परिधि इतनी होगी, जहां पाई का जो मान है वो 22/7 हम लोग लेते हैं। इस संबंध में ज्यादा टेंशन ना लें, अब इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में तो इसका इस्तेमाल नहीं है। जब हम अगले चैप्टर्स में बढ़ेंगे, जहां मेंसुरेशन संबंधी जो चैप्टर है क्लास 10th में या 9th का कुछ अगले पोर्शंस के अंदर, तब इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब परिधि आपको क्लियर हो गई, परिधि क्या है ना, परिधि क्या है। परिधि के बाद में आपका आता है वृत्तखंड। क्या आता है, वृत्तखंड। और एक चीज और बचती है इसमें, त्रिज्याखंड। इन दोनों को समझ लो कि सेगमेंट क्या होता है और आपका सेक्टर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्तखंड की बात करते हैं, वृत्तखंड की बात करते हैं कि अगर मेरे पास में एक सर्कल हो, एक सर्कल हो जिसका केंद्र जो है ये केंद्र O है, इसको मैं किसी इस पर मैं कोई जीवा ले ले, मैं जीवा बना दे रहा हूं, सपोज कर लो ये जीवा मैंने ए बी बना दी, इस बार पी क्यों ना लेकर के ए बी बना दी। तो कोई भी जीवा हो, एक जीवा की बात कर रहा हूं, कोई भी जीवा किसी भी वृत्त को दो हिस्सों में काटती है, सीधी बात है। एक हिस्सा बड़ा है, एक हिस्सा छोटा है, तो यही हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्तखंड है। क्या है ये, वृत्तखंड है। अंग्रेजी में इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। लेकिन इसमें भी झेल है, मतलब थोड़ा सा झोल है। वो क्या है कि दो सेगमेंट है, एक छोटा है तो इसको तो हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। एक ऊपर का हिस्सा जो बच रहा है ये बड़ा है, इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। और जान लेना है सिर्फ इतनी बात कि जीवा, कोई भी जीवा वृत्त को दो हिस्सों में तोड़ती है, एक लघु वृत्तखंड में और एक दीर्घ वृत्तखंड में। कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, गुरुजी सर जी एक बात तो बताओ, अगर हम लोग व्यास भी तो एक जीवा होती है, कंफर्म होती है, जहां सेंटर O से जाने वाली, ये केंद्र O से जाने वाली जीवा है। अब इसमें बताओ कौन सा लघु है कौन सा दीर्घ है। भाई मैं बता चुका, अगर जीवा आपकी जा रही हो, कहां से, केंद्र से जा रही हो और दो हिस्से टूट रहे हो, तो ये आपके फिर वृत्तखंड ना बनकर, ये सीधी सीधी बात है, ये अर्धवृत्त बनेगा। ऊपर भी एक अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, और नीचे भी एक अर्धवृत्त है। ये दो अर्धवृत्तों में टूट जाएगा अगर जीवा व्यास हो तो। मतलब अगर जीवा केंद्र से पास आउट हो रही हो, केंद्र से जा रही हो, पास आउट मतलब केंद्र से पास होती हुई जा रही हो, तो फिर वो सीधी बात है वृत्त को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ती हुई जाएगी जो कि दो बराबर हिस्से होंगे। और वृत्त, उन वृत्त को, उनको वृत्तखंड ना कह करके, वृत्तखंड तो ये है ही, लेकिन दीर्घ और लघु नहीं बता सकते ना, फिर दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम इनको कहेंगे ये अर्धवृत्त है। सीधी बात है, ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हमने इसके भी बारे में जानकारी ले ली है। और लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड क्वेश्चंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है, इसका एक टॉपिक और है, उसी पे भी डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा त्रिज्यखंड क्या होता है। क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या है। तो त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। और ये क्या है कि अगर कोई वृत्त मेरे पास हो, बड़ा गंदा वृत्त बना है, दोबारा बनाते हैं चलिए। अगर मेरे पास में कोई सर्कल हो इस तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो O हो, और इसकी एक त्रिज्या ले लूं मैं, इसमें कोई दो त्रिज्या ले लेता हूं। सपोज कर लो ये PO एक त्रिज्या है और दूसरी त्रिज्या ये है Q। हमने इस तरीके से जैसे पिज्जा का स्लाइस कटता है, ऐसे कोई हिस्से काट लिए दो त्रिज्याओं से। देखो अभी अभी जो मैंने कहा था वृत्तखंड की बात की थी, वृत्तखंड की बात की थी, ये समझने वाली बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। वृत्तखंड जो बनता है वो जीवा के काटने से बनता है। किससे बनता है, जीवा के काटने से। और जो त्रिज्यखंड बनता है वो दो त्रिज्याओं से के काटने से, दो त्रिज्याओं
के काटने पर बनता है। जैसे एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, एक बार चाकू इस तरह मारा केक में, एक बार इसमें, तो ऐसा स्लाइस निकल करके आएगा, ऐसा करके ऐसा टुकड़ा निकल के आएगा। तो इस हिस्से को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। या फिर हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या द्वारा किए गए खंड हमारे त्रिज्या खंड हैं। तो आप जो पिज्जा में जो पार्ट्स मिलते हैं कटे हुए, वो आपके त्रिज्या खंड हैं। ठीक है भाई, ओके। और इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो छोटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये देखो, इसको हम लोग लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, है ना आपके पास में लघु, एक मिनट चौक गिर गई, लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। ठीक है बेटा। और जो ऊपर वाला हिस्सा बड़े वाला है उसको हम लोग दीर्घ, है ना, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। और जब सवालों में इस्तेमाल करेंगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अंग्रेजी में इसको कह लेंगे माइनर सेक्टर, अगर लिखना चाहो इसको कह देंगे माइनर। ठीक है, माइनर सेक्टर। इसको कह देंगे हम मेजर, क्या चीज है, मेजर सेक्टर कह देंगे आप इसको। बात समझ में आ रही है? तो कुछ डेफिनेशंस थी ये आपकी, आई थिंक इन चीजों को थोड़ा सा कमांड इस पे करना है, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन रुको 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 रुको, एक चीज और बचती है और हम लोग उस पर भी चर्चा कर लें तो साथ साथ बढ़िया, तभी हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस व्रत की पहली एक्सरसाइज का। और देखिए, अगर मेरे पास कोई व्रत है तो व्रत हमारे पास में, सपोज कर लो, कैसे समझाएं, जैसे ये बोर्ड है मेरा, एक ये बोर्ड है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड पे नहीं व्रत बनाया। अब अगर मैं एक बिंदु लूं, देखो एक बिंदु लूं, सपोज कर लो मैंने ये बिंदु यहां लिया P, तो ये तो व्रत के अंदर है ना, ठीक है नहीं, तो अंदर वाले हिस्से को तो हम कहते हैं इंटीरियर एरिया, है ना, यानी कि हिंदी का यार शब्द बड़ा कठिन है इसका, अभ्यंतर इसको कहते हैं। किताब उठानी पड़ेगी मेरे को क्योंकि हिंदी में इसका बड़ा कठिन शब्द है। अंदर के हिस्से को हम लोग कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटीरियर। क्या कहते हैं? इंटीरियर, इंटीरियर, है ना आपके पास में इंटीरियर। और बाहर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं बहिर्भाग, बहिर्भाग। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सटीरियर, एक्स आपके पास में टीरियर। अब देखो अंग्रेजी में कितना बढ़िया लग रहा, इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला हिस्सा। तो अगर कोई पॉइंट सपोज कर लो कि बाहर है तो उसको क्या कहेंगे कि ये एक्सटीरियर में है, ये बहिर्भाग में है, तो ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है। ये क्या है? बहिर्भाग बिंदु है, बाहर है, तो ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर बिंदु है। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर होगा व्रत के, तो हम कहेंगे कि अभ्यंतर के अंदर है, अभ्यंतर में है, या फिर ये अभ्यंतर बिंदु है, या फिर इसको कहेंगे हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स है ना। ये कैसा है? इंटीरियर पॉइंट है। दो ही तरीके से बात कर रहे हैं, या तो अंदर होगा कोई चीज या बाहर होगी, है ना, या तो इंटीरियर होगी या एक्सटीरियर होगी। लेकिन एक चीज और समझ लें, कुछ बिंदु या कुछ एरिया जो है वो इस सर्कल की, इस वृत्त की परिधि पर भी होगा, है ना। मान लिया एक पॉइंट तो या तो बाहर हो सकता है या अंदर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग दरवाजे पे भी तो बैठे रहे हैं। घर में दो स्थिति होती हैं, या तो कोई व्यक्ति बाहर है दरवाजे के, या दरवाजे के अंदर है, या कोई दरवाजे पे बैठा है। तो ये बात समझ लें, सिर्फ अभी दो ही बातें समझें कि सर्कल के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। एक इंटीरियर होता है, तीन भाग होते हैं बेसिकली। एक तो होता है अभ्यंतर अंदर वाला, एक होता है बहिर्भाग बाहर वाला यानी कि एक्सटीरियर, और एक होता है परिधि पर, यानी कि उसको कहते हैं व्रत, व्रत पर, व्रत के ऊपर ही जो बात है, क्योंकि व्रत तो हमारा ये है ना, तो इसके ऊपर ही अगर कुछ हो तो एक वो वाला। इस संबंध में एक बात याद आ गई कि अगर सपोज कर लो कोई एक समतल है, कागज है, इस पर मैंने एक व्रत बनाया, तो वो पूछता है, एक्सरसाइज में भी सवाल आएगा कि ये व्रत इस समतल को कितने हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इस वाला ये व्रत बेसिकली बच्चों के दिमाग में आता, मेरे खुद दिमाग में से बचपन में आता था कि दो हिस्से हैं, या तो है ये बाहर वाला
बाहर वाला हिस्सा ये वाला, इसको हम एक्सटीरियर बोल रहे थे, है ना, आपके पास में एक्सटीरियर बोल रहे थे, है ना, या फिर अंदर वाला है जो अंदर अभ्यंतर कहते हैं, इंटीरियर वाला है। तो मेरे हिसाब से इसके आंसर जो आते थे बचपन में, वो मैं कहता था दो हिस्सों में तोड़ता जी, या तो एक्सटीरियर में इंटीरियर में। लेकिन एक और है जो भी बताया मैंने, वृत्त की परिधि वाला भी कुछ हिस्सा होता है, जो वृत्त वाला कुछ हिस्सा है ना, ये वाला, यानी कि वृत्त, वृत्त एक खाली है वृत्त। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कोई वृत्त किसी समतल को कितने भागों में विभाजित करता है, जबकि वो वृत्त उस समतल पर ही है, तो आप आंसर 2 नहीं 3 दोगे, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक वृत्त वाला जो भाग है। ओके, तो आई थिंक किताब में एक बार नजर मार लूं कि कोई चीज छूटी तो नहीं है, ताकि आपको दिक्कतें महसूस हों। नहीं छूटी हो, छूटा तो कोई नहीं है, सब चीजें हमने कवर कर दी हैं। अब हमारा मन कर रहा है कि एक्सरसाइज पे बढ़ा जाए, एक्सरसाइज को करा जाए, ताकि इसके क्वेश्चंस के संबंध में हम कुछ बातें कर लें। ठीक है ना, आपके पास में